हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पुर्तगाल का या शेंजेन जोन की किसी भी 27 कंट्रीज़ में से, यूरोप में की कंट्रीज़ में से, इटली या किसी की भी कंट्री का आप वीज़ा लेना चाहते हो शेंजेन जोन के अंदर, या यूरोप की आपकी किसी कंट्रीज, यूरोप की यूनियंस में से आप किसी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हो, उसकी रिजेक्शन से बचना चाहते हो, तो उसमें जो हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ में जो हम मिस्टेक्स करते हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। हम सिस्टम से ऊपर बताऊंगा आपको कि जब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी अहमद 0490। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ट्रेवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ वीज़ाज़ के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ा के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। आपको बताऊँगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है, और हम किस तरह जा सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे एरिए हम में जाएंगे, हम घूमेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सब। तो फ्रेंड्स, अपना अहमद दोस्त का साथ देने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम सबसे कॉमन है जो वीज़ा रिजेक्शन की, वो ये आती है कि देखें, अगर हम अपना शेंजेन जोन में से, यूरोप की कंट्री में से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हम करते ये हैं कि हम किसी दूसरे का ट्रैवल प्लान उठा लेते हैं। अब होता ये है कि उनके पास तो ऑलरेडी ये पहुंच चुका होता है, उनके सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो घोड़े हैं, वो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं कि ये हमारी कंट्री में आएगा या काम करेगा या सिर्फ घूमने के लिए आएगा। वो ये समझ लेते हैं बहुत आसानी से। 2 से 3 आपके जो फॉर्म देखते हैं उसी के अंदर उन्हें पता चल जाता है कि ये आया कि हमारी कंट्री में घूमने आ रहा है या हमारी कंट्री में काम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि हम किसी दूसरे का प्लान उठा लेते हैं। वो इस डेट में जाता है, इस डेट में, हम डेट तो चेंज कर लेते हैं लेकिन प्लान सारा उसी का होता है कि हम फ़लाँ होटल में रहेंगे, फ़लाँ एरिया में घूमेंगे, फ़लाँ एरिया में घूमेंगे। इस तरह ये होता है कि वो हमारा प्लान ऑलरेडी उनके पास होता है, तो वो इस तरह हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एक इसमें ये भी चीज़ है। ठीक है, हम किसी के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने लगाए होते हैं, तो हम उसी डॉक्यूमेंट्स को, फ़र्ज़ करें मेरे दोस्त का वीज़ा लगता है, मैं उसी के डॉक्यूमेंट्स उठाता हूँ, उसी का ट्रैवल प्लान उठाता हूँ और वीज़े के लिए अप्लाई करता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ ये मेरा वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको अपना प्लान बताना होता है, एक डिफरेंट प्लेस बताना, रीज़न बताना होता है आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, पुर्तगाल के अंदर, शेंजेन जोन की किसी भी कंट्री के अंदर, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आप किसी भी कंट्री में अगर जा रहे हो तो आपने रीज़न बताना है सॉलिड, और प्लान डिफरेंट बताना है जो दूसरे ने ना बताया हो। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरे नंबर पर जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो जाता है, वो हमारा वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, अब हम कहते क्या हैं, हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ओके, तो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो होता ये है कि हमारे वीज़े में अभी पासपोर्ट ख़त्म होने में अभी लगभग कोई 2-3 महीने होते हैं, और हम अपना अप्लाई कर देते हैं वीज़े के लिए। तो हम सोचते हैं कि यार हम 3 महीने पड़ा है, तो हम इस महीने में, अगर फ़र्ज़ करें हमारा पासपोर्ट मई में ख़त्म हो रहा है, तो हम अप्लाई कर देते हैं मार्च में। हम सोचते हैं कि यार उतनी देर में हम वापस आ जाएगा, 2 महीने की है वैलिडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। अब इससे रिजेक्शन से बचने के लिए आपको पता क्या करना है, आपको जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना, वो कोशिश करनी है 6 मंथ से ज़्यादा हो, साल से ज़्यादा हो तो वो वेरी गुड। ठीक है, अगर आपकी वैलिडिटी कम है ना पासपोर्ट की, उसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो आप नया पासपोर्ट बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो पुराने वाले पासपोर्ट की आपने उसको जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो आपने PDF की सूरत में या आपने अपनी फ़ाइल में जब प्रिंट करा के आपने रख लेनी है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इसमें ये, और जो नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है हम उस पर बात करते हैं, वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हम जब उसे फिल करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ऐड करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ जो हम गलती करते हैं, मोस्टली यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। ये एक समझ लें, आपको टिप ही है कि देखें, अगर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करें तो हमारा जो वीज़ा है वो 6 मंथ
से यानी फ़र्ज़ करें 6 मंथ पढ़े हों तो उससे पहले हम तो उसके इसमें ये होता है 2 मंथ तो आपका वो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, तो 2 मंथ हो गया और 2 मंथ आपने गैप रखना है और उसे 5वें या छठे माह में आपने करना है। अब अगर आप जनवरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो वहाँ पर जाना है शेंजिंग जोन की किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, पुर्तगाल, इटली, स्पेन के अंदर या किसी के अंदर, आइलैंड के अंदर, तो अगर आपने वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर सबसे पहले आपने जो करना है वो आप जनवरी में अगर अप्लाई वीज़ा कर रहे हो तो आपने वहाँ पर मई में या जून में आपने वहाँ पर लिखना है कि मैं जून में वहाँ पर आऊँगा, ठीक है। और आपने एक चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ है जो यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, वो ये है कि आपने होटल बुकिंग भी उसी टाइम की करवानी है, रिजर्वेशन आपने उसी टाइम की करानी है। फ़र्ज़ करें मैं जा रहा हूँ मई में, तो मई की मैं 20 को जा रहा हूँ तो मेरी होटल बुकिंग मई की 20 से शुरू होगी और जितनी देर तक मैं उस होटल में रहूँगा वहाँ तक की मेरी होटल बुकिंग होगी, ठीक है। और इसी तरह मेरी जो टिकट होगी वो भी मैं अपनी रिजर्वेशन मैं जब मई की 20 को ही जाऊँगा तो मेरी जो फ़्लाइट है वो भी मैंने वो ही लिखनी है कि मैं जैसे मेरी फ़्लाइट लैंड होगी तो मैं अपनी बुक करा के उबर या बोल जो भी वहाँ पर होगी टैक्सी बुक करा के मैं अपने होटल में चला जाऊँगा, वहाँ पर इतना स्टे करूँगा, मेरी बुकिंग है। तो ये हो गया आपका प्लान। और अपने इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपने बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ अटैच नहीं करना जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं करने। इसमें होता ये है कि देखें, अगर आप बिज़नेस वीज़ा अलग होता है, टूरिस्ट वीज़ा अलग होता है, स्टडी वीज़ा अलग होता है, ये भी आप जानते हैं, राइट। लेकिन हम जब किसी के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं वीक पॉइंट्स, जैसे वो उसने किसी और कैटेगरी में वो बता रहा होता है। तो विज़िट वीज़े में भी बहुत सारी आती हैं कैटेगरी, उसमें जॉब सीकर वीज़ा भी आ जाता है और भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, किसी का स्पॉन्सर पर भी आ जाता है। तो होता है हम घूमने के लिए जा रहे हैं और हम स्पॉन्सर ले रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम मिस्टेक्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। हमें मिस्टेक थोड़ी सी भी नहीं करनी, मिस्टेक होगी तो नहीं पता चल जाएगा ये इसने किसी का उठा के डॉक्यूमेंट्स मेरे को लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो नंबर 3 पर जो बात आती है वो ट्रैवल इंश्योरेंस की आती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको वीज़ा जो आपका रिफ्यूज़ होने से बच जाएगा, रिजेक्शन से आप बच जाओगे शेंजिंग जोन की किसी भी कंट्री में से, ठीक है। अब ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस हम 8 दिन का अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें हम पुर्तगाल का अप्लाई करते हैं तो 8 दिन के शेंजिंग जोन में से तो 8 दिन का हम अप्लाई करते हैं तो हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस 1 मंथ की होनी चाहिए। ये बात मेरी याद रखना, 1 मंथ की ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर हम मई की 10 तारीख को जा रहे हैं तो हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस मई की 1 मई से मई के लास्ट यानी 30 या 29 तक या 25 तक होनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो से अबव होनी चाहिए, ठीक है। 30,000 यूरो से अबव जो हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी तो वो इस तरह ही वीज़ा लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जो नंबर 5 पर जो पॉइंट आता है वो ये है कि हमने किस टाइम अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो इसमें बहुत सारे हैं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया भी है कि हमने 6 मंथ पहले अप्लाई करना है। अगर हमें बहुत इमरजेंसी है, कुछ स्पॉन्सर है तो हमने 1 मंथ पहले अप्लाई कर देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपका मल्टीपल भी होता है। अगर आप पुर्तगाल का ही हो या शेंजिंग जोन की किसी कंट्री में से आपने मल्टीपल अप्लाई करना है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, तो उसमें 2 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है। तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लिए, अब जब अपनी जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने ज़ाहिर बात आपने शेंजिंग वीज़े के लिए किसी कंट्री में से आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने एम्बेसी में जाना है। अब आपको एम्बेसी का बताता हूँ आपने कहाँ जाना है। ओके, आप जाना चाहते हो पुर्तगाल और इटली में जाना चाहते हो, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। आप पुर्तगाल और इटली में जाना चाहते हो, आप पुर्तगाल में रहते हो 7 दिन, इटली में रहते हो 12 दिन, तो आपने इटली की एम्बेसी में जाना है, ठीक है। शेंजिंग जोन में से इटली की एम्बेसी में से जाना है जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इटली की एम्बेसी क्योंकि आप ज़्यादा देर वहाँ पर रहोगे तो आपको उस कंट्री के एम्बेसी में जाना है ताकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस टोटली ख़त्म हो जाएं, ठीक है।
तो अगर आपका दोनों कंट्री यानी 7 दिन आप इटली में रहते हो, 7 दिन में आप पुर्तगाल में रहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी एम्बेसी में जाएं, क्योंकि इक्वल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात मेरी भाई याद रखना, बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ आपको, जिसमें 99% या 90% आप समझ लें वीज़ा रिजेक्ट होता है हमारा, वो इसी बुनियाद पर होता है कि हम 2 हफ्ते एक कंट्री में रहते हैं और एक जो पुर्तगाल के अंदर या किसी दूसरी आइलैंड के अंदर या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो शेंजन जोन में आती है उसमें रहते हैं 7 दिन। तो हम उस 7 दिन वाले के एम्बेसी में चले जाते हैं और हम उनसे वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो वीज़ा हमारा रिजेक्ट होगा। वीज़ा हमारा तब रिजेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम से ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर कोई इसलिए नहीं बताता कि वो आप उनसे पास जाएँ, आपको वो वीज़ा लगा के देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है जब भी आपने शेंजन वीज़े आप अप्लाई करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपका वीज़ा लगेगा, अगर आप इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं करोगे, जो मैं आपको वीक पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, आपने उधर उसकी एम्बेसी में जाना है और अपना वीज़ा अप्लाई करना है जहाँ दिन आप ज़्यादा, अगर इक्वल है तो आपने किसी भी एम्बेसी में चले जाना है, जो उन दोनों में से चूज़ कर लेना है, जिस भी कंट्री में से, तो आप जा सकते हो वहाँ पर। अब बात करते हैं, जब आप एम्बेसी फर्स्ट करें, आपने इटली की एम्बेसी में 2 हफ्ते रहना है और पुर्तगाल की इटली के कंट्री के अंदर आपने 2 वीक्स रहना है और आपने पुर्तगाल के अंदर 1 वीक्स रहना है, तो आप इटली की एम्बेसी में चले गए। आपने वहाँ पर जो वीज़ा फ़ीस है वो आपने कैश की सूरत में लेके जानी है, आपने अपना अकाउंट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं लेके जाना, आपने कैश की सूरत में लेके जानी है। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है, ठीक है। आपने अपनी कैश की सूरत में वहाँ पर उस एम्बेसी में जाना है और अपनी फ़ीस कैश की सूरत में जमा करवानी है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो बहुत कॉमन है, वो हर कोई मिस्टेक करता है, 80% लोग हम यही मिस्टेक्स करते हैं। ओके, अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि वो कौन सी मिस्टेक है। हम बैंक स्टेटमेंट है इसमें आती है, तो बैंक स्टेटमेंट हम करते क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट हम करते हैं किसी मम्मा के डैडी के पैसे किसी के हम लेके हम अपनी बैंक अकाउंट में शो कर देते हैं कि ये हम ये इनका अकाउंट है। तो हम जाना चाहते हैं पुर्तगाल के अंदर, इटली के अंदर या शेंजन जोन के किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये मेरे पैसे हैं, तो ये मेरी शो मनी है, ठीक है। तो अब होता ये है, तो वो सोचते हैं घोड़े कि यार ये बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है, किसी से उधार लेके भी आ सकता है, मोम से उधार ले सकता है, डैड से उधार ले सकता है, या किसी दूसरे से उधार ले सकता है। हो सकता है ये वापस जाए ना अपनी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में जाए ना, तो उसके लिए उन्हें हमने ये वीक पॉइंट नहीं देना, हमने एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में हमने बताना है कि ये सैलरी हमारी, ये हमारी सैलरी है, ये हमारे हमें ये इस वजह से पैसे मिले थे, ये हमने ये प्लॉट ख़रीदा या बेचा, ये इस वजह से हमारा प्रॉफिट है, ये मेरा बिज़नेस है। आपने उसके बारे में सारा मुकम्मल डिटेल देना है आपको जब फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसमें बताना है कि ये मेरे पैसे किधर से आए, मैंने कैसे लिए। तो ये था आपके पास जो शो मनी होनी चाहिए अगर विज़िट वीज़े या टूरिस्ट वीज़े के लिए, तो आपने 760 को मल्टीप्लाई करना है 760। अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा 7 डेज़ का अप्लाई कर रहे हो, 2 दिन एक कंट्री में, 4 दिन एक कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो 760 होता है, तो यूरो। तो आपने इससे अब यानी आपने 2000 यूरो या 3000 यूरो उन्हें शो करना होता है, शो मनी। उन्होंने बताना होता है कि ये सर ये मेरे पैसे खुद के हैं, मैं इतनी देर के लिए जाना चाहता हूँ और मैं वापस आके ये काम करूँगा भी। तो इस तरह ये होगा कि जो हमारे वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट तक मेरी इस वीडियो को देखा। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे पर्सनली वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो किसी और टॉपिक्स पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।